प्रेस हैं उनको बहुत बड़े इंकरेजमेंट मिलेगा। तो ही एग्री, लेकिन उन्होंने एक सजेशन किया, ओके आई विल बी द आई मीन चीफ गेस्ट, लेकिन ये इस मर्तबा होगा, पहली मर्तबा ऐवान सदर में होगा जी। तो ये जो एक्सपोर्ट अवार्ड ट्रॉफी जो हुआ, ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ये उसमें हुआ, अपने ऐवान सदर में हुआ, एंड वी वर वेरी हैप्पी। उन्हें बनाए जी। उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अवार्ड, इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड, इसमें बेस्ट लेडी एक्सपोर्टर का अवार्ड, इसमें यंग एंटरप्रेन्योर का अवार्ड, यानी वो तमाम शोबे जिनको इनकरेजमेंट की जरूरत थी आपने उसको शामिल किया। बल्कि इसी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी इश्तियाक साहब, यू आर माशाल्लाह वन ऑफ द लकी रेसिपिएंट्स। एक मुझे बात बताइए कि जब भी फेडरल बजट अनाउंस होता है, टारगेट्स अनाउंस किए जाते हैं या कोई भी बात होती है, तो बहुत एक बहस मुबाहिसा होता है। लोगों का ख्याल होता है कि जी बड़ा एक्सूबरेंट टारगेट रख दिया गया है, मौजूदा इकोनॉमी में जब हमारे पास इतने सारे मसाइल हैं, ये नहीं हो सकता। लेकिन जब आप उसको अचीव कर लेते हैं तो एक तबका, एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि शायद पहले से ही बहुत कम टारगेट्स रखे गए थे, ये तो बड़ा आसान था। तो ये जो चेंज आता है ओवर अ फिस्कल ईयर, इसको आप कैसे देखते हैं? सिद्रा देखिए, थोड़ा सा मैं पहले आपका जवाब देने से पहले आऊँगा। जैसे जकूरा साहब ने ये कहा कि बड़ी अहमियत की हामिल थी इस बार जो ये 35 FPCC अवार्ड की तकरीब ऐवान सदर में रखी गई थी, कि सदर साहब चाहते थे कि खराज तहसीन पेश करें उन एक्सपोर्टर्स को जिन्होंने इन मुश्किल हालात के अंदर 20 मिलियन का टारगेट था 20 बिलियन का, और हमने 25 बिलियन किया है, जो ऑलमोस्ट 20% जो है 25% ज्यादा है। यानी फ्रॉम द टॉप ऑफिस जो आपको इंकरेजमेंट चाहिए होती है, जो सपोर्ट, जो एक मेरे ख्याल में इकोनॉमी और जो इसके सनतकार हैं, जो इसके मूवर्स एंड शेकर्स है, जो उम्मीद लगाते हैं गवर्नमेंट से कि जी वो हमारी बैक पे हो और इस बात को एक्नॉलेज भी करे कि इन मुश्किल हालात में काम हुआ है। सर आप देखिए, सबसे बड़ी चीज ये हुई है कि मुश्किल हालात, क्योंकि अगर हालात सही होते तो शायद हम 25 बिलियन से भी ज्यादा जा सकते थे, मगर इन हालात में जिसमें एनर्जी के क्राइसिस चल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चल रही है, अमेरिकन और यूरोपियंस को उनकी हुकूमत ने मना किया हुआ है कि वो पाकिस्तान का रुख नहीं करें, ये एक माशाल्लाह सिग्निफिकेंट जो है एक प्रोग्रेस है। मुझे बहुत बड़ा एजाज़ हासिल हुआ है कि प्रेसिडेंट साहब ने हमें इनकरेज किया, बुलाया, वहाँ पे अवार्ड्स दिए, और बेग ग्रुप को डेनिम की फैब्रिक की एक्सपोर्ट के ऊपर जो है ये अवार्ड मैंने वसूल किया सदर साहब से, और ये 13वीं लगातार बार है कि हमारे ग्रुप ने ये अवार्ड उनसे रिसीव किया। अब इसकी सिग्निफिकेंट क्या है इस अवार्ड की? देखिए, जहाँ तक ये हमें मोटिवेट करता है, हमें जज्बा पैदा होता है कि नेक्स्ट ईयर जो टारगेट है वो हम इससे ज्यादा लेके जाएं। इट्स नॉट ओनली माई सेल्फ बट जितने भी लोग थे उनका होता है। दूसरा ये है कि जो मुलाजमीन हमारे इदारों में काम करते हैं उनको भी एक बहुत ज्यादा खराज तहसीन मिलता है कि जिन्होंने मेहनत की। किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा मदद दी ये टारगेट को मीट करने में? क्या पिछले 3 साल में, 5 साल में आपने न्यू मार्केट्स को एक्सप्लोर किया है जो पहले आप जिनमें एक्सपोर्ट नहीं कर रहे होते थे? क्या चीज? जी हाँ, देखिए, और तीसरी चीज ये होती है कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स होते हैं जो हमको ऑर्डर प्लेस करते हैं, उनका हम पे एतमाद बढ़ता है कि जिस कंपनी से हम डील कर रहे हैं वो एक क्रेडिबल कंपनी है, क्योंकि सदर जो है उसको अवार्ड दे रहे हैं। अब आपने कहा कि किस तरीके से हमने अपनी एक्सपोर्ट्स का इजाफा किया, वो ये हुआ, हमारी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी ये रही है कि जब पूरी दुनिया यूरोप और अमेरिका की तरफ देख रही है, जो 75% हमारी एक्सपोर्ट जा रही है, हमने अफ्रीका की तरफ ज्यादा तवज्जो दी, जो तकरीबन 1 बिलियन से ज्यादा लोगों की आबादी है वहां पे, और उस एरिया को हमने थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया हुआ था पाकिस्तानी बिजनेसमैनों ने। और इस बार जैसे मैं खुद भी मोरक्को का कौंसल जनरल हूं, और अफ्रीका जो है, मोरक्को अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका का एक पार्ट है, उस तरफ हमारी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा रही। अफ्रीका को आपने टारगेट किया। लेकिन अगर शब्बर साहब आपकी तरफ मैं आऊं, आमतौर पे एक्सपोर्ट्स के लिए देखा जाता है कि पूरी दुनिया में रीजनल एक मॉडल हमारे सामने आ रहा है। यानी अगर आप यूरोपियन किसी भी मुल्क की तरफ देखते हैं तो वो अपने ही खित्ते में ज्यादा एक्सपोर्ट्स करने को तरजीह देते हैं। पाकिस्तान का या सार्क का ये अलमिया रहा है कि हम दूर दराज के ममालिक को ज्यादा करीब की निगाह से देखते हैं। इसमें कोई तब्दीली आपको आने वाले दिनों में नजर आती है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया की ट्रेड बैलेंस चेंज होने वाली है जी। जिस तरह इश्तियाक भाई कह रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप हमारा 75% एक्सपोर्ट सीट किया करते थे, अब जो आने वाले वक्त में उनका शेयर कम होगा और वो डाइवर्सिफाई होगा मुख्तलिफ जगहों पर। जो हमारा सार्क रीजन है, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल पोजीशन, हमने इसको कभी एक्सप्लोर नहीं किया। ये 1 बिलियन आबादी का इलाका है, बिल्कुल ठीक है, और 1 बिलियन आबादी के अंदर इसमें एक और भी बेनिफिट है, वो ये कि इसकी जो मिडिल क्लास है वो तकरीबन 25 करोड़ की है।
सर 1 बिलियन तो सिर्फ इंडिया में नहीं, मेरा अवसर है इसकी मिडिल क्लास का, दोनों सबकी मिला के मिडिल क्लास जो है वो 25 करोड़ से ऊपर की मिडिल क्लास है इस पूरे एरिया की। और वो मिडिल क्लास, अब पाकिस्तान में अगर जो इश्तियाक साहब काम करते हैं लोग, अगर आप देखें तो हमारा बेसिक आइटम मिडिल क्लास की कंजम्पशन का आइटम है। हमारा जो एक्सपोर्ट का बेसिक है वो मिडिल क्लास लग्जरी गुड्स में बना रहे हैं, वैल्यू एडिशन और लग्जरी गुड पे हम डील नहीं करते, हम कमोडिटी से एक स्टेज आगे चलते हैं, ठीक है, और उसको हम उस पर डील करते हैं। तो हमारा मार्केट अल्टीमेटली मिडिल क्लास की और एफएमसीजी की, और वो गुड्स हैं जो आम दरमियानी तबका इस्तेमाल करता है। और अगर आप देखें वेस्ट में जो कमी हो रही है वो ये है कि वहाँ पॉपुलेशन का प्रेशर कम, पॉपुलेशन का ग्रोथ कम है। तो ये जो बड़ी अच्छी बात बता सकते कि एक अफ्रीका में पॉपुलेशन एक आएगी, जब पॉपुलेशन आएगी तो नेचुरली उसकी डिमांड बढ़ेगी। अब उसको बैलेंस करना है। समझने की कोशिश कर रही हूँ आपकी बात को यहाँ पे। देखें 5 साल पहले 6 साल पहले, बीइंग अ वेरी अदना सा स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी, हमने नारा ये सुना था कि देखिए जी, अगर हमने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो हम वैल्यू एडिशन करें। जो आपने कहा कि कमोडिटी से एक स्टेज आगे, उससे मजीद आगे जाने की कोशिश करें, क्योंकि उस वक्त शायद मॉडल ये था कि हमने दुनिया के जो ज़्यादा अमीर ममालिक थे या ज़्यादा जो दूसरी इकोनॉमी थी उसको हमने टारगेट करने की कोशिश करनी। वहाँ हम फेल हो गए, हमने कोई वैल्यू एडिशन कुछ ज़्यादा नहीं की। हमारे अपने मसाइल अपने साथ हैं कि जी हमारे यहाँ बिजली का मसला है, गैस का मसला है। अब क्या आप कह रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट की जो फिलॉसफी होनी चाहिए उसमें बदलाव आ जाए कि भाई हम नहीं बना सकते क्योंकि वैल्यू एडिशन, तो हम दूसरे लोगों को टारगेट कर लें? बड़ा सिंपल कर देता हूँ। आप डेनिम में डील करते हैं जी, 10 साल पहले जीन्स सिर्फ वेस्टर्न लोग पहना करते थे, सही। आज जीन अफ्रीकन नहीं पहन रहे और इंडियन नहीं पहन रहे। एक सिंपल सी इसकी लॉजिक है कि जो पहनेगा तो खरीदेगा। तो देखिए ना, तो सवाल ये कि आगे ये देखेंगे दुनिया की डिमांड किस तरह तब्दील हो रही है और अपने आप को उस डिमांड से टाई अप करें। दे शुड नॉट बी एन आइडियल मॉडल के लिए मैंने फोकस टोटली वैल्यू एडिशन पे करना है और क्वांटिटी पे इंक्रीज नहीं करना। तो व्हाट आई एम सेइंग कि मॉडलिंग करनी पड़ेगी हमें कि हमें अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। यहाँ पर हम अपने व्यूअर्स के लिए ये भी बताते चलें कि थोड़ा सा जो बदलाव आया है, जब दुनिया रिसेशन से गुजरी तो हमेशा ये रिसेशन की वजह से भी हमारे विजन में चेंज आया, क्योंकि एज सून एज यू वेंट इनटू रिसेशन, जो वैल्यू एडिशन, जो लग्जरी गुड्स थे, बड़ी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बैंकरप्ट हो गई, दे हैड टू क्लोज डाउन, बैंक्स बैंकरप्ट हो गए। उस वक्त जो मॉडल उभर के दुनिया के सामने आया कि जो कमोडिटीज हैं, जो खाने पीने की अशियां हैं, वो कहीं नहीं जाएंगी, और लकीली वी वर डीलिंग इन दैट। देखिए हमारा एडवांटेज है, इसको हमेशा कंपैरेटिव एडवांटेज देखें ना। कंपैरेटिव एडवांटेज ये है कि हम कमोडिटी से एक स्टेज आगे में डील कर रहे हैं, जिस तरह आपने कहा वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और उसमें डाइवर्जन आ रही है और वो डाइवर्जन हमें पॉजिटिवली अवेल करनी है। कमिंग बैक टू योर सार्क रीजन, देखिए हमारा एक्सपोर्ट सार्क रीजन को नहीं है, हम ये रियलाइज करते हैं। और हमारे अंदर एक फियर ऑफ अननोन है, एक फियर ऑफ अननोन है रिगार्डिंग ट्रेड इन सार्क रीजन। आप कह रहे हैं परसेप्चुअल एक थ्रेट, फियर ऑफ अननोन है, फियर ऑफ अननोन है। हमें ये नहीं पता कि अगर हम ट्रेड करेंगे तो रिजल्ट्स क्या आएंगे। सही। हाँ, मेरा व्यू ये है कि ये फियर ऑफ अननोन गलत है। दुनिया में जितनी भी इकोनॉमिक थ्योरीज ने साबित किया है कि ट्रेड विद इन द रीजन। अगर आपकी बात मैं यहाँ उस्मान साहब के पास ले जाऊँ, सर आपको लगता है कि अगर, पहले तो हम थोड़ी देर पहले ब्रेक में भी ये बात कर रहे थे कि फैसला कर लें कि हमने इंडिया से या अफगानिस्तान से या ईरान से ट्रेड करना भी है या नहीं। अगर हमें ट्रेड करना है तो ऑब्वियसली फिर उसके लिए हमें पॉलिसीज भी चाहिए, हमें रूट्स भी चाहिए, हमें उसकी लॉजिस्टिक्स को भी लुक आफ्टर करना है। आप क्या कहते हैं कि एक फियर जो है, हमने एक कहा है कि तस्वुर में है, हमारा परसीव थ्रेट है कि पता नहीं कल को क्या हो जाए, शायद हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पॉलिसी हमारी शिफ्ट होती रहती है। आप क्या कहते हैं, सनतकार क्या मानते हैं, यहाँ पे इसको टारगेट करें नहीं करें? हमारा ये कहना है इस सिलसिले में कि मैं एक चीज इश्तियाक भाई से एक और आगे बढ़ूंगा कि उन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज का नाम दिया, एक और मैं रीजन का नाम लेता हूँ और वो है CIS कंट्री। जी, CIS कंट्री मीन्स सेंट्रल एशिया। अबाउट 8 कंट्रीज जो हैं वो रशियन फेडरेशन से अलग हुए हैं, ठीक है। और उसमें हम लोग डेलीगेशन लेकर गए थे विद ए व्यू कि वहाँ हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है, और हमने उस रीजन का एक्सप्लोर भी करके आए और हमारा एक्सपोर्ट वहाँ ज़्यादा हो सकता है। नंबर 2, इंडिया के डेलीगेशन में भी मैं गया था और विद ए व्यू वहाँ पे कि हमें एक्सपोर्ट, रीजनल ट्रेड जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक कि हम रीजनल ट्रेड में नहीं जाएंगे
हम हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाने। और शायद इससे हमारे ताल्लुकात में भी बेहतरी आएगी, क्योंकि हम कहते हैं कि जो आपकी इकोनॉमी है वो ही ड्राइव कर सकती है आपके पॉलिटिकल और इंटरनेशनल रिलेशंस को। इश्तियाक साहब, आप क्या कहते हैं? आपको लगता है कि अगर मिसाल के तौर पे, अभी जैसे उन्होंने बात की, आपकी भी मैं अक्सर अपडेट्स में देखती रहती हूँ, आपने अफ्रीका में कोई कन्वेंशन हो रहा है तो वहाँ पे लीड कर रहे हैं यही एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते हुए। सेंट्रल एशिया की भी बात की जा रही है, इसमें आपके पास पीछे से पुश किस चीज का है? यानी आपको लगता है कि ठीक है, हम जैसे आज एक इट्स अ ग्रैंड जेस्चर, जैसे आपने खुद कहा कि इंकरेजमेंट आ रही है फ्रॉम द टॉप ऑफिस, आपको उसी तरह गवर्नमेंट की बैकिंग मिलती है, या आपको लगता है कि ये सनतकारों की इंडिपेंडेंट सोच और विजन होता है, फेडरेशन का होता है, जिसकी वजह से आप एक्सप्लोर करते हैं और फिर आपको कन्विंस या एडवोकेसी करनी पड़ती है उसकी? देखिए इसी तरह इसमें अगर हम गवर्नमेंट पर डिपेंड करके बैठ जाएंगे कि गवर्नमेंट हमारी डे टू डे बेसिस पे हेल्प करे, तो आई डोंट थिंक, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी प्रॉब्लम्स के अंदर घिरी हुई है इस वक्त कि उसके पास इतना टाइम नहीं है। मगर ऑफ कोर्स अगेन गवर्नमेंट के कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जैसे एक्सपोर्ट परमिशन ब्यूरो है जी, ये तमाम लोग ये क्या करते हैं कि पूरे साल मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर ये फेयर्स जो हैं वो करते हैं, जिसमें पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो हैं वो जाके हिस्सा लेते हैं। और जैसे जकूरा साहब ने कहा कि देखिए जो आने वाला वक्त है वो रीजनल जो है बिजनेस का है कि अमंग द कंट्रीज, जैसे आप देखेंगे कि ईयू तकरीबन 60% ट्रेड जो है अमंग ईयू कंट्रीज के अंदर है। नाफ्टा की तरफ आप जाएंगे उनका 50% है, मगर आप अगर 7 कंट्रीज को देखेंगे तो हार्डली वो सिंगल डिजिट के अंदर वो चीज आ रही है। मगर अब इस पे तवज्जो दी जा रही है। अभी कॉमर्स मिनिस्टर एक बहुत बड़ा डेलीगेशन लेके इंडिया गए थे और वहां पे काफी बड़ी उसके अंदर अचीवमेंट हुई है, और सबसे बड़ी अचीवमेंट ये हुई है कि ईयू ने जो हमको एक फ्री ट्रेड हमें वो किया था कि अगर हम पाकिस्तान की गारमेंट्स को एक्सपोर्ट करते हैं टूवर्ड्स यूरोपियन कंट्रीज तो उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं होगी, मगर जिसको इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर जो था वो इंडिया ले गया था। और अब मुझे जो पता लगा, क्योंकि मेरे भाई जो थे अख्तियार साहब, उन्होंने मुझे बताया, वो भी इस डेलीगेशन में थे, कि इंडिया ने ये एश्योरेंस दी है कि वो अपना ऑब्जेक्शन जो है वो विड्रॉ कर लेते हैं। और अगर ऐसा होता है तो इससे हमारी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं ईयू की तरफ भी काफी बढ़ जाएंगी। अब एक थोड़ा सा जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, और दूसरा देयर इज नो टू वे अबाउट द वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन के बगैर तो जी हमारा सर्वाइवल नहीं है। और टेक्सटाइल का जो नया विजन आया है उसमें भी ये कहा कि रादर देन एक्सपोर्टिंग द कॉटन और द कॉटन यार्न, हम जो है वैल्यू एडिशन पे जाते रहे, क्योंकि वैल्यू एडिशन से सर, लेकिन वैल्यू एडिशन की भी तो स्टेजेस है ना, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि टिल व्हाट स्टेज आप कमोडिटी से, ठीक है आपने उसको फैब्रिक बना दिया, इज दैट द स्टेज, या उस फैब्रिक में भी आप जब गारमेंट जब आप लेके आते हैं उसको आपने एज अ ब्रांड या उसको फिर फर्दर स्टिच करके फिर आपने मार्केट में फ्लोट? देखिए अगर देखिए ब्रांड जो होता है वो तो टू बी वेरी फ्रैंक इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू लॉन्च योर ओन ब्रांड ऑन टू बी सक्सेसफुल। उसमें तो दुनिया के कुछ ममालिक, इवन इंडिया भी इतना कामयाब नहीं रहा है। मगर हम अगर वैल्यू एडिशन को यहीं तक ले जाएं कि अगर हम कपड़ा बनाने के बजाय गारमेंट्स को एक्सपोर्ट करें, इस वक्त इंडिया को, आप बांग्लादेश को देखिए, पहले तो ये मैं आपको बतलाऊं कि $25 बिलियन की जो एक्सपोर्ट्स हुई है इसमें तकरीबन $15 बिलियन जो है टेक्सटाइल रिलेटेड है, और ज्यादातर वैल्यू एडिशन के अंदर हमने कमाया है। पॉइंट कम्स टू माइंड जो मैं शब्बर साहब से पूछना चाहूंगी। शब्बर साहब, जब भी पाकिस्तानी एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की बात की जाती है, अभी हम क्योंकि इंडिया का जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों में इंडिया से क्वालिटी बेहतर है, लेकिन जो क्वांटिटी ऑफ बिजनेस है या वॉल्यूम्स है वो उनके पास ज्यादा होते हैं। यानी हमारी अच्छी चीज क्या, हमारा यहाँ पे मार्केटिंग का फ्लॉ है, नेशनल पॉलिसीज का फ्लॉ है। छोटी सी मिसाल दूं ना, अगर आप रमजान में लाल शरबत है, वही कंपनी है जो इंडिया में भी बना रही है, बड़े भाई साहब की, छोटे भाई साहब की, अगर पाकिस्तान का प्रोडक्ट महंगा भी है, ज्यादा बिकता भी है, लेकिन वॉल्यूम उनके पास है। आप क्या कहेंगे? देखिए क्वालिटी नहीं मांग रही दुनिया। देखिए वॉल्यूम तो इंडिया का इनहेरिट एडवांटेज है उसको तो, और लोकल वॉल्यूम, देखिए उनका लोकल वॉल्यूम बहुत बड़ा है जी। जब एक कंपनी को लोकल वॉल्यूम मिल जाता है तो उसके लिए एक्सपोर्ट भी आसान हो जाती है। पाकिस्तान का लोकल वॉल्यूम का प्रॉब्लम अपनी जगह पर है, मगर पाकिस्तान का वॉल्यूम इन स्पाइट ऑफ दी कंपेयर टू इंडिया दुनिया के पर्सपेक्टिव में छोटा नहीं है। अगर दुनिया का पर्सपेक्टिव आप देखें तो छोटा नहीं है। प्रॉब्लम हमारी ये रही है कि हमने जिस तरह के गवर्नेंस की प्रॉब्लम हमारी कंट्री की इकोनॉमी के साथ रही है, इस तरह की गवर्नेंस की प्रॉब्लम हमारी कंपनीज के साथ भी रही है। और हमारी कंपनीज ने अपने आप को गवर्न नहीं किया, वो इंडिविजुअलिस्टिक और इंडिविजुअल्स के आसपास राउंड करती रही। वो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर सकी कि जो एक कंसिस्टेंट पॉलिसी दे सके। शब्बर साहब, सवाल मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ था। मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि देखें, इंडिया के बीइंग एन एडवर्टाइजर, बीइंग इन द मार्केटिंग अरीना, अगर मैं इंडिया का कोई बिस्किट लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यू विल हैव टू, आपको थूकना पड़ जाएगा, उसका टेस्ट इतना बुरा होता है। लेकिन उसकी एडवर्टाइजमेंट, उसकी मार्केटिंग को मैं देखती हूँ तो दुनिया में कहीं पे भी अगर वो जाएगा तो लोग कहेंगे वाह क्या बिस्किट है। हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है,
लेकिन जो उसकी इमेज, जो उसका परसेप्शन क्रिएट किया जाना चाहिए, वहां हम क्यों मार लेकिन खाते वही हैं? मैं कह रहा हूँ ना, वो मैं